मेरी 14 साला हसीन साली कुछ दिनों के लिए हमारे घर रहने आई। मैं जिसे बच्ची समझ रहा था वो तो पूरी आग निकली। मेरी बीवी अस्पताल में अपनी माँ के साथ दाखिल थी, इसलिए मेरी सास रात को मेरी साली को मेरे पास छोड़ गई। मैंने उसे बच्ची समझकर अपने साथ सुला लिया कि कहीं वो नए घर में डर ना जाए, लेकिन उसने तो आधी रात को मेरे साथ ही बेड पर रात के 12 बजे के करीब मेरे कमरे के दरवाजे पर दस्तक हुई तो मैं जान गया कि ये मेरी साली निदा ही होगी, क्योंकि वो इस वक्त पूरे घर में अकेली थी और वो पहली दफ़ा हमारे घर रहने के लिए आई हुई थी, तो शायद उसे रात को इस पहर डर लग रहा था। जैसे ही मैंने दरवाज़ा खोला तो ये देखकर मेरी हैरत की इंतहा न रही कि वो नीम बरहाना सी नाइटी पहने दरवाजे पर खड़ी थी। मुझे देखते ही कहने लगी कि अरशद भाई, मुझे आपके घर में बहुत खौफ महसूस हो रहा है, क्या मैं रात आपके साथ आपके कमरे में गुजार सकती हूँ? मेरी नज़र में तो निदा एक 14 साल की बच्ची थी, लेकिन मैं पहली बार उसे यूँ देख रहा था तो वो किसी गुलाब की तरह तरोताज़ा थी। 14 साल की उम्र में ही उसका बदन भरपूर जवान हो गया था। कमरे में मध्यम रोशनी के बावजूद भी नीम बरहन्ना नाइटी में उसके जिस्म का हर हिस्सा नज़र आ रहा था। वो मेरी बीवी की छोटी बहन थी। यही सोचकर मैंने उसके वजूद से नज़र चुराई और उसे सोने के लिए सोफे पर तकिया रख कर दे दिया और ख़ुद बेड पर लेट गया। मोबाइल चलाने लगा। मेरी शादी को 5 साल होने वाले थे और मेरी शादी के वक़्त निदा एक 9 साल की बच्ची थी। मेरा अपने ससुराल बहुत ही कम जाना होता था, इसलिए मैं निदा को भी अभी तक बच्ची ही समझ रहा था। लेकिन मुझे क्या खबर थी कि वो तो पूरी क़यामत बन चुकी है। मैं मोबाइल में मगन था और निदा सोफे पर बैठी बेचैनी लेती थी। रात के इस पहर मोबाइल पर भी एक से बढ़कर एक सामान सामने आ रहा था, जिसकी वजह से मेरे सोए हुए जज्बात जाग रहे थे। मैंने रात को और उससे पूछा कि कोई मसला है क्या? निदा कहने लगी कि अरशद भाई, ये सोफ़ा बहुत छोटा है और मेरे पाँव सोफ़े से बाहर जा रहे हैं, जिसकी वजह से मैं सही तरह से लेट नहीं पा रही। निदा की बात सुनकर मैंने कहा कि ठीक है, तुम बेड पर आ जाओ, मैं सोफे पर बैठ जाऊंगा। निदा जैसे ही बेड पर आई तो मैंने अपना तकिया लेकर उठने लगा, लेकिन निदा ने मेरा हाथ पकड़कर रोक लिया और कहने लगी, अरशद भाई, आप क्या सारी रात बैठे ही रहेंगे? मेरे साथ यहीं बैठकर सो जाएं, मुझे कोई परेशानी नहीं होगी। मेरे लिए निदा के जिस्म से नज़रें हटाना मुश्किल हो रहा था। मैंने बहुत मुश्किल से निदा की बात मानकर दूसरी तरफ करवट बदल ली और मोबाइल चलाने लगा। मुझे पता नहीं चला कि कब मेरी आंख लग गई। अब मुझे सोए हुए कुछ ही देर गुजरी थी कि अचानक ही मेरी आंख खुली और मेरे रोंगटे खड़े होने लगे। मैं सोच भी नहीं सकता था कि जैसे मैं एक कम उम्र बच्ची समझ रहा था, वो तो पूरी शराब है। हर गुजरते पल के साथ मेरे दिल में जज्बात का तूफान ठाठे मारने लगा था, लेकिन मैं बहुत मुश्किल से खुद पर काबू पा रहा था। लेकिन फिर निदा ने मेरे साथ कुछ ऐसा किया कि मेरे कदमों तले ज़मीन निकल गई और ना चाहते हुए भी मैं उसकी बात मानने पर मजबूर हो गया। मेरी और सबा की शादी को 5 साल गुजर चुके थे और इन 5 सालों में कोई ऐसा दिन नहीं था जब सबा ने मेरी खिदमत में कोई कसर छोड़ी हो। मेरी और सबा की पहली मुलाकात कॉलेज में हुई थी और हम दोनों एक दूसरे को पहली ही नज़र में पसंद आ गए थे। हम दोनों के प्यार मोहब्बत का सिलसिला बढ़ते बढ़ते शादी तक पहुंच गया था। जब मैंने अपने घर वालों को सबा के मतलब बताया तो मेरी माँ ने यह कहकर इनकार कर दिया कि ख़ानदान से बाहर वो किसी सूरत मेरी शादी नहीं करेगी। लेकिन मैं सबा की मोहब्बत में इतना आगे बढ़ चुका था कि वापसी का रास्ता मुमकिन नहीं था। इसके बगैर तो एक पल भी गुजारना मुश्किल था। हम दोनों अपनी ही मोहब्बत में सारी हदूद बात करते हुए तमाम रिश्ते कायम कर चुके थे। कॉलेज में जाने के बाद हम दोनों एक दूसरे का हाथ पकड़कर वापस निकलते थे।
और कॉलेज पीछे बने हुए छोटे छोटे होटलों में एक दूसरे के साथ वक्त भी गुजारते थे। मैंने अपनी माँ को मनाने की बहुत कोशिश की, लेकिन वो किसी सूरत भी इस शादी के लिए राज़ी ना हुई और मैंने सबा के साथ भागकर शादी कर ली। जब मेरी माँ बाप को इस बारे में इल्म हुआ तो उन्होंने मुझे घर से ही निकाल दिया, क्योंकि मैं कोई नौकरी नहीं करता था और ना ही मेरी कोई कमाई थी। और जब सबा के घर वालों को इस बारे में पता चला तो वो भी हमारी शादी के खिलाफ हो गए, और वजह यही थी कि मैं कुछ भी कमाता नहीं था। बहुत मुश्किल से मैंने सबा के घर वालों को राज़ी किया, लेकिन सबा के घर वालों ने हमसे मिलना जुलना ख़त्म कर दिया। काफ़ी अरसे तक मैं और सबा फाकों वाली ज़िंदगी गुजारते रहे, लेकिन जैसे ही मेरी नौकरी लगी और मेरे हालात कुछ बेहतर हुए तो सबा ने अपने घर वालों से मिलना जुलना शुरू कर दिया। लेकिन अब वो लोग मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं थे, क्योंकि जब मुश्किल हालात थे तो उन्होंने मुझे नहीं अपनाया था, और इसीलिए मैं सबा के घर ना जाने के बराबर जाता था, साल में 1 या 2 दफ़ा। इसीलिए मैंने सबा की छोटी बहन निदा को कभी सही से देखा भी नहीं था, ना ही इससे बात से वाकिफ़ था। और अब 14 बरस की ये खूबसूरत लड़की बन चुकी है। खुदा ने हमें औलाद की नेमत से कई सालों तक महरूम रखा था, और बहुत ज़्यादा इलाज कराने के बाद अब सबा हमारे बच्चे को जन्म देने जा रही थी। मेरे घर वाले तो थे नहीं, इसलिए मजबूरन मुझे सबा की माँ को बुलवाना पड़ा। और जब हम सबा को अस्पताल लेकर गए तो डॉक्टर ने बताया कि सबा को 1-2 दिन अस्पताल में दाखिल रहना पड़ेगा। प्रेगनेंसी के इस अरसे में सबा को बहुत सी बीमारियां हो चुकी थी, इसलिए उसका केस काफ़ी मुश्किल था। सुबह के वालिद कहीं शहर से बाहर गए हुए थे, इसलिए सबा के वालिदा ने इसकी छोटी बहन को मेरे पास हमारे घर छोड़ दिया था, क्योंकि वो इसे अकेला नहीं छोड़ सकती थी। मैं बहुत अरसे बाद सबा की बहन निदा को पहली दफ़ा देख रहा था और मैं इसको देखकर हैरान रह गया था। मैं तो सबा की खूबसूरती का दीवाना था, लेकिन इसकी छोटी बहन तो इससे कहीं ज़्यादा खूबसूरत थी, और इसे देखकर मैं सबा को भूल गया था। निदा ने सबा की गैर मौजूदगी में घर के सारे कामकाज बहुत अच्छे से किए, और मुझे बिल्कुल महसूस नहीं हुआ कि सबा घर में नहीं है। उसने सारे घर के सलीके से साफ़ सुथरा करके सोने की तैयारी शुरू की, तो मैं भी अपने कमरे में चला आया। लेकिन थोड़ी ही देर बाद जब कमरे के दरवाजे पर दस्तक हुई तो मैं ये जान गया था कि निदा आई है। शायद उसे किसी चीज़ की ज़रूरत थी, लेकिन मैं इस बात से बिल्कुल बेखबर था कि निदा तो कुछ और ही इरादा लेकर आई है। पहले तो वो सोफे पर आराम से बैठ गई और कहने लगी कि मुझे बहुत ज़्यादा अकेलापन खौफ महसूस हो रहा है, क्योंकि ये घर मेरे लिए बिल्कुल नया है। इसलिए मैंने सोचा कि क्यों ना मैं आपके कमरे में रात गुजार लूं। मैंने निदा से कहा कि अच्छा क्या जो तुम चली आई, ये तुम्हारा अपना ही घर है, तुम यहाँ आराम से सो सकती हो। लेकिन निदा को यूं नीम बरहाना नाइटी में देखकर मेरी नज़रें बार बार उसके जिस्म का तवाफ कर रही थी। निदा मेरे चेहरे पर नज़र जमाए बहुत ही तवज्जो से मुझसे बात कर रही थी, और वो आहिस्ता आहिस्ता मुझे बता रही थी कि जब उसने मुझे पहली बार देखा था तो मैं पहले ही नज़र में उसे बहुत अच्छा लगा था। इस वक्त वो सिर्फ 9 साल की थी, और वो कहने लगी कि मुझे देखते ही उसे अपनी अप्पी की पसंद पर रश्क आने लगा, और उसे खुशी हुई कि उसकी अप्पी की किस्मत इतनी अच्छी है। निदा कहने लगी कि उस दिन के बाद मैं इसके ख्याल में बैठ गए थे, और वो यही कुछ तसव्वुर करती है कि उसकी ज़िंदगी में आने वाला शख्स भी बिल्कुल मेरे जैसा ही होगा। निदा मुझसे बात करते करते अपनी नाइटी की डोरी से भी खेलने लगी थी, और वो मुझे कह रही थी कि मेरी बड़ी बड़ी आंखें इसके जहन में हमेशा के लिए बैठ गई थी। वो कहने लगी कि इसने कई मरतबा अपने अब्बा से मेरे लिए झगड़ा भी किया, क्योंकि वो चाहती थी कि उसके अब्बा मुझे माफ़ करके हमें अपना लें, क्योंकि वो मुझे दोबारा देखने की बहुत बेचैन थी। मुझसे बातें करते करते वो सेफ पर लेट गई, और मैं बहुत मुश्किल से उससे नज़रें चुरा कर अपने फ़ोन में ध्यान लगाने लगा। कमरे का
अचानक ही बहुत गर्म हो गया था। निदा एक जलती हुई आग थी जो मुझे अंदर तक दखा रही थी। तो उसे एक बच्ची समझ रहा था, लेकिन उसकी जवानी तो किसी भी को भी दीवाना कर सकती थी। थोड़ी ही देर में वो बेचैनी से करवटें बदलने लगी। मेरा ध्यान बारीक बटन पर निदा के वजूद पर जा रहा था, और जब मैंने उसे बेचैन देखा तो मैंने पूछ रहा था कि क्या हुआ है। वो कहने लगी, ये सोफ़ा बहुत ज़्यादा गैर आरामदा है, इस पर आराम से नहीं सो सकती। ये सुनते ही मैंने उससे कहा कि वो बेड पर आकर सो जाए और उस सोफ़े पर मैं सो जाऊंगा। वो जैसे ही बेड की तरफ आई तो मैं उठने लगा। निदा ने फौरन ही मेरा हाथ पकड़कर कहा, अरशद भाई, आपको तकलीफ़ उठाने की ज़रूरत नहीं, ये आपका अपना घर है। मैं एक तरफ लेट जाती हूँ, दूसरी तरफ आप लेट जाए। मैं निदा की बेबाकी देखकर हैरान रह गया था, लेकिन मैं खुद भी आराम करना चाहता था। सारा दिन सबा के पीछे मैंने हस्पताल में काफ़ी भागदौड़ की थी, इसीलिए मैं बेड पर एक कोने से होकर लेट गया और अपना फ़ोन चलाने लगा। निदा की मौजूदगी में अपने जज्बात पर काबू पाना मेरे लिए एक मुश्किल मरहला था जिससे मैं इस वक्त गुजर रहा था। फ़ोन चलाते चलाते ही मुझे कब नींद आ गई मुझे पता भी ना चला, और जब मेरी आँख खुली तो मुझे ऐसा महसूस हुआ जैसे कोई मेरे जिस्म पर हाथ फेर रहा हो। और जब मेरी पूरी तरह होश आया तो मुझे अंदाज़ा हुआ कि निदा मेरे बहुत करीब लेटी हुई है और उसकी उंगलियां मेरे जिस्म पर हरकत कर रही हैं। मेरे अंदर एक तूफान सा उठने लगा। निदा जानबूझकर मेरे जज्बात को उबार रही थी। वो अपने दिली जज्बात को बातों बातों में पहले ही बयान कर चुकी थी कि वो मुझे पसंद करती है, और अब रात के अंधेरे में वो इस तरह मेरे करीब आएगी। ये बात साबित कर रही थी कि उसके दिल में मेरे लिए बहुत कुछ था। मैं एक मर्द था और बहुत कोशिश के बावजूद भी मुझे खुद को निदा से दूर ना कर सका, और मैं भी करवट बदल कर उसके करीब हो गया। निदा तो जैसे इसी बात का इंतज़ार में थी। जैसे ही उसे इल्म हुआ कि मैं उसके साथ देने के लिए तैयार हूँ तो वो फ़ौरन ही अपने जज्बात मुझ पर लौटाने लगी, और मैंने भी उसके हर जज्बात को खूब पजीराई की। जब हम दोनों अपने मकसद हासिल कर चुके तो निदा ने अपने फ़ोन में मेरे साथ हमारी कई तस्वीर खींची जिनमें हम दोनों एक दूसरे की बाहों में थे। हम दोनों ही बेहिजाब थे। मैंने निदा से कहा कि इस तरह की तस्वीर फ़ोन में ना ले, लेकिन निदा कहने लगी कि जब मैं इसके साथ नहीं होंगी तो वो मेरे साथ इन तस्वीरों को देखकर अपने बीते हुए पलों को याद करेगी। मैं इसकी एक एक अदा पर फिदा हो गया था। वो पूरी तरह अपनी जवानी मुझ पर लौटा चुकी थी। इसका नरम और नाजुक गुलाब जैसा बदन मुझे मदहोश कर गया था, और मैं ये तब भूल गया था कि मेरी महबूब बीबी इस वक्त तकलीफ़ की हालत में भी अस्पताल दाखिल है, और वो कभी भी मेरे बच्चे को जन्म दे सकती है। निदा के साथ रात गुजार कर मैं ऐसे मसरूफ़ था जैसे कोई किला फतह कर लिया हो, लेकिन मुझे क्या खबर थी कि यहाँ से मेरी बर्बादी का आगाज़ होने वाला था। जैसे ही मैं अस्पताल जाने के लिए निकला, निदा ने मुझे आवाज़ देकर रोका और मेरे करीब आकर मुझे अपनी बाहों में भर लिया और मुझे चूमते हुए कहने लगी कि आप जाते जाते मुझे कुछ पैसे दे जाएं, मुझे बाज़ार जाना है। निदा की बात सुनते ही मैंने बटुए से हजार के 5 नोट निकाल कर निदा के हवाले किए। मेरे हाथों से नोट लेकर उसके चेहरे पर एक मासूम सी मुस्कुराहट बिखर गई। मैंने बदले में उसके होंठों को चूमा और घर से निकल पड़ा। मैं सारा रास्ता खुशी से सरसार जब अस्पताल पहुंचा तो मेरी बीवी सबा की हालत बहुत ख़राब थी। डॉक्टर ने बताया कि सबा ज़िंदगी और मौत के दरमियान झूल रही है और कभी भी कुछ भी हो सकता है। सबा की माँ भी बहुत परेशान थी, जबकि अस्पताल में जाकर मेरी हालत भी ख़राब हो गई थी। सारा दिन मैं सबा के साथ रहा, लेकिन सबा की हालत पहले से बेहतर ना हुई। डॉक्टर ने कहा कि कुछ दिन सबा को अस्पताल में रखना होगा। ये सुनकर ना जाने मुझे अजीब सा सुकून महसूस हुआ कि सबा जितने दिन अस्पताल में रहती मुझे निदा के साथ वक़्त गुजारने का मौका मिल जाता। मैंने डॉक्टर से कहा कि मेरे बच्चे को कुछ नहीं होना चाहिए। डॉक्टर ने मुझे तसल्ली दी। मैं रात तक अस्पताल में रहा
اور رات کے وقت میں صبا کی امی سے یہ کہہ کر گھر واپس آ گیا کہ ندا گھر پر اکیلی ہوگی، آپ مجھے واپس جاتا ہوں، کیونکہ ہسپتال میں صبا کے ساتھ کسی عورت کو ہی رکنے کی اجازت تھی، اس لیے صبا کی امی کا رہنا بہت ضروری تھا۔ میں جو ہسپتال سے گھر واپس لوٹا تو ندا بہت ہی خوش تھی، اس نے بہت ساری خریداری کی تھی اور وہ مجھے ایک ایک کر کے سارے کپڑے پہن کر دکھا رہی تھی۔ اسے مجھ سے بالکل بھی شرم محسوس نہیں ہو رہی تھی، وہ بہت آرام سے میرے سامنے بنا کسی دوپٹے کے بے جھجک گھوم رہی تھی۔ اس کے کپڑے جسم پر اس قدر فٹ تھے کہ سب کچھ واضح نظر آ رہا تھا۔ اس کا گہرا گلاس کھلتی ہوئی رانوں کی جھلکتا رہا، وہ بار بار میرے قریب آتی اور میں اپنے ہوش کھولنے لگتا تھا۔ اچانک ہی وہ مجھ سے پوچھنے لگی کہ میں صبا اپی کی الماری کھول کر دیکھ سکتی ہوں کیا؟ میں نے ندا سے کہا کہ اس نے بلا پوچھنے کی کون سی بات ہے، تمہاری اپی کی تو الماری ہے۔ اس نے کہا کہ چابی دیں پھر میں نے اسے چابی دی اور وہ صبا کی الماری کھول کر ایک ایک چیز دیکھنے لگی اور جو صبا کے جو کپڑے میری رات کو پہنے وہ نکال کر مجھے دکھانے لگی اور مجھ سے پوچھنے لگی کہ اس میں سے آپ کو کون کون سا پسند ہے۔ میں نے ایک چھوٹی سی نیلے رنگ کی نائٹی پر ہاتھ رکھا اور اسے کہا یہ صبا پر بہت جچتی ہے۔ یہ سنتے ہی ندا وہ نائٹی اٹھا کر کمرے سے نکل گئی اور جب کافی دیر بعد واپس آئی تو میری آنکھیں حیرت سے پھیل گئی۔ وہ صبا کی نائٹی پہنے اسے بھی کہیں زیادہ حسین لگ رہی تھی۔ اچانک ہی وہ میرے آگے آ کر مسکراتے ہوئے پوچھنے لگی کہ یہ میرے بدن پر زیادہ جچ رہی ہے یا آپ ہی پر؟ یہ سنتے ہی میں نے اسے اپنی باہوں میں بھرا اور بہت محبت سے کہا یہ تمہارے دودھیا بدن پر بہت خوب لگ رہی ہے۔ صبا تو یہ پہن کر اتنی اچھی نہیں لگتی جتنی تم لگ رہی ہو۔ میں نے اس کو ہاتھ میں پکڑا، موبائل لے کر سائڈ پر رکھ دیا اور خود اس نے اپنی محبت لوٹانے لگا۔ اسے اس نائٹی میں دیکھ کر تو میں بالکل ہی بے قابو ہو گیا تھا۔ میں سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ 14 سال کی عمر میں کوئی لڑکی اتنی حسین ہو سکتی ہے، لیکن ندا تو حسن کی ساری حدیں پار کر چکی تھی۔ اس کا پورا ہی بدن بہت حسین تھا اور میں ہر گزرتے پل کے ساتھ اس پر حاوی ہوتا جا رہا تھا۔ ساری رات اس پر اپنے جذبات لوٹانے کے بعد جب میں صبح ہسپتال پہنچتا تو مجھے پتا چلا کہ میری بیوی نے ابھی ایک مردہ بچے کو جنم دیا ہے۔ یہ سن کر تو میری حالت خراب ہو گئی۔ میری بیوی کی حالت بہت زیادہ خراب تھی اور ڈاکٹر اسے ٹھیک کرنے کی پوری کوشش کر رہے تھے۔ شام تک صبا کی حالت کچھ بہتر ہوئی تو اسے ہسپتال سے چھٹی مل گئی۔ مجھے اپنے بچے کے انتقال کا بہت دکھ تھا۔ میں صبا کو سنبھالتے ہوئے گھر لے آیا۔ صبا کو دیکھ کر ندا کا چہرہ اتر گیا تھا۔ اس نے ایک عجیب سی نظر سے سب پر ڈالی اور کمرے میں چلی گئی۔ میں نے صبا کے کمرہ ملا کر لٹا دیا۔ اس کی امی نے مجھے صبا کی دوائیوں سے متعلق ادا کیا۔ میں صبا کی امی کے ساتھ باہر لاؤنج میں بیٹھا ان کی بات سن رہا تھا کہ جب میں نے ندا کو صبا کے پاس جاتے ہوئے دیکھا مجھے کچھ خوف محسوس ہوا، لیکن میں جانتا تھا کہ ندا ایسی کوئی بات صبا کے آگے نہیں کہے گی۔ تھوڑی دیر میں ندا واپس آئی اور اپنی ماں سے کہنے لگی کہ چلیں امی اب ہم گھر چلتے ہیں، اور وہ دونوں اپنے گھر واپس چلے گئے۔ میں نے ندا کو آخری بار الوداع نظروں سے دیکھا کیونکہ میں جانتا تھا کہ اب ہم دونوں کا ملنا بہت مشکل ہے۔ ندا کو جاتا دیکھ کر میں نے ایک ٹھنڈی آہ بھری تھی۔ تھوڑی دیر بعد جب میں دودھ کا گلاس لیے اپنے کمرے میں پہنچتا تو صبا گمسم سی بیٹھی ہوئی تھی۔ میں نے اسے کہا کہ کوئی بات نہیں، اگر ایک اولاد چلی بھی گئی تو ہمیں اللہ دوبارہ اولاد سے نواز دے گا۔ میری بات سن کر صبا نے مجھے بہت سی عجیب نظروں سے دیکھا اور کہنے لگی جو میں نے کھو دیا اسے دوبارہ پانا ممکن ہی نہیں۔ صبا کے لہجے نے مجھے چونکا دیا تھا۔ میں اس کے آگے ہی بیٹھ گیا اور اسے کہنے لگا کہ ایسی بات کیوں کر رہی ہو؟ صبا کہنے لگی کہ ندا میری سگی بہن نہیں ہے بلکہ وہ میری پھپھو کی بیٹی ہے، جس سے پھپھو کے انتقال کے بعد ابا ہمارے گھر لے آئے تھے، لیکن ندا کے بچپن سے ہی مجھ سے بہت نفرت تھی
کیونکہ گھر میں ہر چیز میری تھی اور اسے ہر وہ چیز چاہیے ہوتی تھی جو میرے پاس ہوتی تھی۔ ابا نے کبھی اسے کسی چیز کی کمی محسوس نہ ہونے دی تھی، لیکن اس کے باوجود بھی وہ مجھ سے حسد میں مبتلا رہی۔ اس کی نظر ہر اس چیز پر ہوتی جو ابا میرے لیے لاتے تھے، جسے میں پسند کرتی تھی۔ جب میری تم سے شادی ہوئی تو تم میرے گھر آنا جانا نہیں کرتے تھے، اور مجھے اس بات کی تسلی تھی کہ وہ تم پر اپنی نظریں نہیں جمائے گی، لیکن مجھے اندازہ نہیں تھا کہ وہ میرے حسد میں اتنی آگے بڑھ چکی تھی کہ اس نے تمہیں مجھ سے چھین کے لیا وہ سب کر دیا جس کے بارے میں سوچ بھی نہیں سکتی تھی۔ صبا کی آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے اور وہ مجھ سے کہہ رہی تھی کہ ندا نے نہ جانے سے پہلے مجھے وہ ساری ویڈیو دکھا دی ہیں اور ساری تصویر بھی دکھا دی ہیں جن میں ہم دونوں ایک ساتھ تھے۔ صبا کی بات سن کر میں صدمے میں آ گیا تھا۔ ندا نے سب کچھ جان بوجھ کر ایک مقصد کے تحت کیا تھا اور میں اس کو ہاتھوں کا کھلونا بن گیا تھا۔ صبا کی آنکھوں میں میرے لیے صرف اور صرف نفرت باقی بچ گئی تھی۔ اسے اپنی اولاد بھی کھو دی تھی اور شوہر بھی۔ میں صبا کے آگے شرمندگی سے سر جھک گیا تھا کہ جب صبا نے مجھ سے کہا کہ وہ جاتے جاتے مجھ سے میری نیلی نائٹی مانگ کر لے گئی ہے کیونکہ وہ تمہیں مجھ سے زیادہ اس کے بدن پر جچتی ہوئی دکھائی دیتی ہے، مجھے لگا تھا جیسے صبا کے لفظوں نے مجھے زمین میں زندہ گاڑ دیا ہو۔ وقت جذبات کے ہاتھوں میں اپنی پوری زندگی ہار گیا تھا اور اب کبھی صبا کے آگے نظر اٹھا کر زندگی نہیں گزار سکتا تھا۔ ندا نے کچھ ہی وقت بعد مجھے بلیک میل کرنے کا سلسلہ شروع کر دیا تھا۔ وہ مجھ سے ہر بار ایک بڑی رقم کا تقاضا کرتی اور میرے نہ دینے کا کہنے پر میری تصاویر وائرل کرنے کی دھمکی بھی دیتی تھی۔ میں جسے 14 سال کی ایک سیدھی سادی معصوم بچی سمجھ رہا تھا، وہ دراصل ایک فتنہ تھی جس نے میری پوری زندگی برباد کر کے رکھ دی تھی۔ میرا اور صبا کا تعلق بالکل مردہ ہو گیا تھا کیونکہ صبا اب مجھے صرف اور صرف نفرت کی نگاہ سے دیکھتی تھی۔ وقتی لذت اور مزے نے مجھے کہیں کا نہیں چھوڑا تھا۔